जी, आज जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया ग्रुप है द हेक्सापोड्स एंड मायरियापोड्स। तो इसके 2-3 ये लेक्चर्स में मुकम्मल होगा। तो आज इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि बाय ऑलमोस्ट एनी क्राइटेरिया द इंसेक्ट्स हैव बीन इनॉर्मसली सक्सेसफुल। कह रहे हैं कि अब किसी भी तरीके से हम इनको स्टडी करें तो जो इंसेक्ट्स हैं ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ज़ूलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड अप्रॉक्सीमेटली 7,50,000 स्पीशीज and some estimate that the number of insect species may be as high as 30 million। तो कह रहे हैं अभी सिर्फ 7.5 लाख स्पीशीज इनकी अभी तक डिस्क्राइब की गई हैं और ये ख्याल है कि 30 मिलियन तक इनकी स्पीशीज होंगी। मोस्ट ऑफ द अनडिस्क्राइब्ड स्पीशीज आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ज़्यादातर जो अभी तक नहीं मालूम वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। Since just the described insect species comprise 75% of all living species। कह रहे थे लेकिन जितनी भी अभी तक सिर्फ डिस्क्राइब की गई हैं 7,50,000, और ये पूरी दुनिया में जितने भी जानदार पाए जाते हैं, ठीक है, उनका 75% सिर्फ इंसेक्ट हैं। मतलब हर दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनमें से 75% इंसेक्ट हैं, बाकी 25% बाकी सारे जानदार हैं, एनिमल्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिस्क्राइब्ड एंड अनडिस्क्राइब्ड इंसेक्ट स्पीशीज डिवार्फ्स ऑल अदर काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कह रहे अगर हम जो अनडिस्क्राइब्ड हैं उनको भी शामिल कर लें तो बाकी सारे जो जानदार हैं वो बड़े उनके मुकाबले थोड़े हो जाएंगे। Although freshwater and parasitic insect species are numerous, the success of insects has largely been due to their ability to exploit terrestrial habitats। तो कह रहे फ्रेश वाटर और जो पैरासिटिक इंसेक्ट हैं उनकी भी बड़ी तादाद है जो पानी में रहते हैं या जो पैरासाइट के तौर पे जिंदा रहते हैं। लेकिन जो असल कामयाबी है इंसेक्ट्स की वो इनकी खुश्की के ऊपर रहने की है कि जब इन्होंने खुश्की पर रहना शुरू किया तो उसकी वजह से ये ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। During the late Silurian and early Devonian periods, about 400 million years ago, 400 मिलियन साल पहले, terrestrial environments were largely uninhabited by animals, uninhabited by animals। तो कह रहे कि इन एरास के अंदर साइलोरियन और डिवोनियन पीरियड्स के दौरान जो खुश्की की जगह हैं, इन्वायरमेंट है, वो ज़्यादातर जो है वो खाली थी, अनइनहेबिटेड थी कि एनिमल्स ज़ाहिर है पहले पानी में थे। जो लाइफ स्टार्ट हुई है दुनिया में पानी में स्टार्ट हुई है, तो खुश्की पे तो जानदार नहीं थे इतने ज़्यादा। तो लो ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट्स एंड द फर्स्ट फॉरेस्ट वर बिगिनिंग टू फ्लरिश एंड इनफ ओजोन हैड accumulated in the upper atmosphere to filter ultraviolet radiations from the sun। तो कह रहे कि उस दौर में छोटे प्लांट्स, पौधे लगना शुरू हुए, जंगलात बनना शुरू हुए और ओजोन की तह जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द जो है वो बनने लग गई, जिससे सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती थी। Animals with adaptations that permitted life on land had a wealth of photosynthetic production available, and unlike in marine habitats, faced little competition from other animals for resources। तो कह रहे कि फिर जो जानदार जो हैं जिन्होंने खुश्की पे आना शुरू किया तो खुश्की पे उनको क्या फ़ायदे हुए कि उनको एक तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन अवेलेबल थी, मतलब पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे थे और उनसे खुराक जो मौजूद थी उनके लिए। फिर पानी के अंदर, समुंदर के अंदर बहुत कंपटीशन था उस दौर में, क्योंकि सारे जानदार तो समुंदर में थे या पानी में थे, खुश्की पे कोई कंपटीशन नहीं था। However, the problems associated with
टर्स्ट्रियल लाइफ वाज सब्सटेंशियल, लेकिन कह रहे खुश्की पर उस दौर में कुछ मसले मसाइल भी थे। स्पोर्ट एंड मूवमेंट आउटसाइड ऑफ ए वाटरी इन्वायरमेंट वर डिफिकल्ट ऑन लैंड। ठीक है, कह रहे कि समुद्र में देखे तैरना, वो जो स्विमिंग करना वो ज़रा डिफरेंट है, लेकिन खुश्की के ऊपर चलना, दौड़ना या उड़ना, उसके लिए ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। तो कह रहे स्पोर्ट और मूवमेंट खुश्की पे डिफिकल्ट था। फिर एज वर वाटर आयन जो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, पानी में इनको रेगुलेशन करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि समुद्र की तह में टेम्परेचर तकरीबन कांस्टेंट रहते हैं और पानी के अंदर आयन का जो बैलेंस है वो भी फिक्स रहता है। लेकिन खुश्की में ऐसा नहीं होता, खुश्की में पसीना आता है, जो आपके नमकियात निकल जाते हैं, कभी पानी खुश्की ज़्यादा पड़ जाए, बारिशें ना हो तो पानी ही अवेलेबल नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू इंसेक्ट डोमिनेंस ऑफ टर्स्ट्रियल हैबिटेट्स। कह रहे बहुत से ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से जो इंसेक्ट हैं वो खुश्की पे उनकी ज़िंदगी जो है पॉसिबल हुई। द एक्सोस्केलेटन प्री अडॉप्टेड द इंसेक्ट्स फॉर लाइफ ऑन लैंड। क्या जो पहली चीज़ है वो एक्सोस्केलेटन है जिसने उनको अडॉप्ट करवाने में मदद दी। नॉट ओनली इन द इज द एक्सोस्केलेटन स्पोर्टिव बट द एवोल्यूशन ऑफ ए वैक्सी एपिक्यूटिकल एनहांस द एक्सोस्केलेटन्स वाटर कंजर्विंग प्रॉपर्टीज। तो कह रहे कि एक्सोस्केलेटन जो है, एक तो एक्सोस्केलेटन ने लाइफ को पॉसिबल किया। एक्सोस्केलेटन ना सिर्फ सपोर्ट देता था इनको, बल्कि इनके ऊपर एक कवरिंग का बायस था जिससे पानी लॉस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि स्किन से तो वाटर लॉस होते हैं, लेकिन स्किन के ऊपर इनके एक्सोस्केलेटन था, तो एक्सोस्केलेटन जो वाटर लॉस नहीं होने देता। द एवोल्यूशन ऑफ लाइट आल्सो प्लेड ए बिग रोल इन इंसेक्ट सक्सेस। कह रहे हैं कि इसके अलावा फ्लाइट, उड़ने का जो शुरू किया इंसेक्ट्स ने, वो भी इनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा जरिया बना। The ability to fly allowed insects to use widely scattered food resources to invade new habitats and to escape unfavorable environments। अगर जो उड़ने की सलाहियत है उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो स्कैटर्ड फूड, स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, जो फूड बिखरा हुआ है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, नई हैबिटेट में जा सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन से स्केप मतलब वहाँ से दूर हट सकते हैं। These factors along with desiccation resistant eggs, metamorphosis, high reproductive potential and diversification of mouth parts and feeding habits permitted insects to become the dominant class of organisms on the earth। तो कह रहे कि ये सारे अवामिल, इनके अलावा ये जो एग बना प्रोड्यूस करते हैं वो खुश्क नहीं होते, खुश्की के खिलाफ उनमें मुदाफ़त है। फिर इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, फिर इनमें हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मतलब ये बहुत ज़्यादा एग और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं। फिर इनके माउथ पार्ट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, कोई मतलब ब्लड पीने के लिए है, कोई पौधों का जूस पीने के लिए है, कोई दरख्तों के पत्ते खाने के लिए है, वगैरह वगैरह। फिर फीडिंग हैबिट्स, इनकी फीडिंग हैबिट भी मुख्तलिफ हैं, कोई कार्निवोर है, कोई हर्बीवोर है, कोई पैरासाइट है, वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं इस वजह से ये दुनिया में खुश्की पहनने में कामयाब हुए। जी इस चैप्टर में हम जो है दोनों जो सब फाइलम हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम हैं, सब फाइलम हेक्सापोडा और सब फाइलम मैरियापोडा, उसको पढ़ेंगे। द मैरियापोडा इंक्लूड द फेमिलियर मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स एज वेल एज 2 अदर लेस फेमिलियर ग्रुप्स। तो मैरियापोडा के अंदर मिलीपीड और सेंटीपीड आते हैं। द हेक्सापोडा इंक्लूड द इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेटिव, जबकि हेक्सापोडा में इंसेक्ट्स और रिलेटिव आते हैं। The Myriapoda and hexapods have been traditionally considered to be closely related based on similar excretory and respiratory structures and uniramous legs। तो कह रहा है कि जो हेक्सापोडा और मैरियापोडा को
एक ही इनको क्लोजली रिलेटेड माना जाता है। उनकी वजह क्या है? इनमें एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और लेग्स के स्ट्रक्चर मिलते जुलते हैं। Recent research is causing zoologists to rethink their perceptions of arthropod phylogeny, and this is affecting our view of the relationship between the two subphyla covered in this chapter. तो क्या, लेकिन जो recently साइंटिस्ट ने ख्याल है कि ये इतने क्लोजली रिलेटेड नहीं हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन फिलहाल हम इनको एक ही ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं। अब हम पहले बात करेंगे सबफाइलम मैरियापोडा की। द सबफाइलम मैरियापोडा इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। डाइप्लोपोडा जिनमें मिलीपीड्स आते हैं, काइलोपोडा जिनमें सेंटीपीड्स आते हैं, सिम्फाइला, ठीक है, जिनमें सिम्फाइलेंस आते हैं, और पारोपोडा जिनमें पारोपोडन्स आते हैं। तो ये जो बाद वाली दोनों क्लासेस हैं, सिम्फाइला और पारोपोडा, तो ये लेस फेमिलियर हैं, ये इतनी ज़्यादा मतलब इनके जो मेंबर हैं वो कॉमन नहीं है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 2 टेगमेटा एंड यूनिरेमस अपेंडेजेस। ठीक है, कह रहे कि इनके खासियत क्या है कि इनमें 2 टेगमेंटा, 2 मतलब बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं। कौन से? हेड और ट्रंक। और इनके जो अपेंडेजेस हैं, बाजू टांगे हैं, वो यूनिरेमस मतलब एक जैसी हैं। तो ऑल मॉडर्न मायरियापोड्स आर टेरेस्ट्रियल। तो क्या, जितने भी आज के दौर में मेंबर हैं सबफाइलम मायरियापोडा के, वो खुश्की पे ही जिंदगी गुजारते हैं। दूसरी क्लास है क्लास डिप्लोपोडा। द क्लास डिप्लोपोडा कंटेन्स द मिलीपीड्स, इसके अंदर मिलीपीड आते हैं। Ancestors of this group appeared on land during the Devonian period and were among the first terrestrial animals. तो कह रहे हैं इनके जो ancestor थे, ठीक है, वो खुश्की पर सबसे पहले डिवोनियन पीरियड में जो है वो आए थे। Millipedes have 1 to 100 trunk segments derived from an embryological and evolutionary fusion of primitive मेटामियर्स। कह रहा है कि जो मिलीपीड्स हैं, इनमें 11 से लेकर 100 तक सेगमेंट होते हैं ट्रंक में, ठीक है, और कह रहा है कि ये मेटामियर्स से ही बने हैं, कि जो प्रिमिटिव पहले मेटामियर्स थे जो फ्यूज होके अलग से सेगमेंट बन गए। एन ऑब्वियस रिजल्ट ऑफ दिस फ्यूजन इज द अकरेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस ऑन ईच अपेरेंट ट्रंक सेगमेंट। तो कह रहे हैं हर ट्रंक सेगमेंट के अंदर 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस मतलब लेग्स के 2 पेयर्स पाए जाते हैं। ईच सेगमेंट इज एक्चुअली द फ्यूजन ऑफ 2 सेगमेंट्स। जो इनका हमें बाहर एक सेगमेंट नजर आ रहा है, लेकिन वो अंदर से 2 सेगमेंट आपस में फ्यूज हुए होते हैं। फ्यूजन इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इंटरनली बाय 2 गैंग्लिया, 2 पेयर्स ऑफ ओस्टिया एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्रेकियल ट्रंक्स पर अपेरेंट सेगमेंट। बज़ाहिर एक सेगमेंट नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर हर चीज डबल है। गैंग्लिया भी 2 हैं, 2 पेयर्स ऑफ ओस्टिया हैं, ओपनिंग जो है सुराख, एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्रेकियल ट्रंक्स हैं। ये सारे चीजें जाहिर करती हैं कि ये 2 सेगमेंट थे जो अंदर से फ्यूज हो गए हुए हैं। मोस्ट मिलीपीड्स आर राउंड इन क्रॉस सेक्शन although some are more flattened। तो ज्यादातर जो वो राउंड होते हैं, कुछ जो है वो फ्लैट भी होते हैं। मिलीपीड्स आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर नियरली ऑलवेज फाउंड इन और अंडर लीफ लिटर, ह्यूमस और डिकेइंग लोग्स। तो कह रहा है कि ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? पत्तों के, जहाँ पे दरख्तों के पत्ते गिरे हैं उसके नीचे छुप के रहेंगे, ठीक है। हुमस में जैसे कोई जैसे गोबर का ढेर है या गली सड़ी चीजें हैं वहां पे, और डिकेइंग लॉग्स जो दलदल है, जहाँ पे डिके का प्रोसीजर हो रहा है, पुरानी जो दलदल होगी वहां पे। देयर एपिक्यूटिकल डज नॉट कंटेन मच वैक्स, देयरफॉर देयर चॉइस ऑफ हैबिटेट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट डेजिकेशन। कहेंगे जो क्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल, उसमें वैक्स नहीं होती,
इसी वजह से ये नमी वाली जगह पे रहते हैं, ठीक है, ताकि इनकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो जाए, खुश्क ना हो जाए। देयर मैनी लेग्स साइमल्टेनियसली पुशिंग अगेंस्ट द सबस्ट्रेट हेल्प मिलीपीड बुलडोज थ्रू द हैबिटेट। तो कह रहा है कि इनकी इतनी ज़्यादा टांगे हैं और वो उसकी मदद से ये उस जगह पे चलते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये आराम से किसी भी हैबिटेट में चल सकते हैं। Millipedes feed on decaying plant matter using their mandibles in a chewing or scraping fashion। तो कह रहा है कि ये पौधों के जो पत्ते हैं उनको खाते हैं, पौधों को खाते हैं। A few millipedes have mouth parts modified for sucking plant juices। और कुछ मिलीपीड्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट की जूसेस सैप को पीते हैं। Millipedes roll into a ball when faced with desiccation or when disturbed। जब उनको खतरा होता है तो ये रोल हो जाते हैं। Many also possess repugnatorial glands that produce hydrogen cyanide which repels other animals। तो कह रहे हैं कि ये ग्लैंड है जो कि केमिकल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, जिससे दूसरे एनिमल इनसे दूर रहते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड इज नॉट सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड एज हाइड्रोजन साइनाइड बिकॉज इट इज कॉस्टिक एंड वुड डिस्ट्रॉय मिलीपीड टिश्यू। क्या जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो हर वक्त तैयार इनकी बॉडी में नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड इनके अपने लिए भी नुकसानदेह है। इंस्टेड ए प्रीकर्सर कंपाउंड एंड एन एंजाइम मिक्स एज दे आर रिलीज फ्रॉम सेपरेट ग्लैंडुलर कंपार्टमेंट। तो कह रहे कि लेकिन उसकी इब्तदाई शक्ल बनाई हुई होती है और एक एंजाइम पहले से बना हुआ होता है अलग अलग। जब जरूरत पड़ती है उन दोनों को मिक्स करके बाहर निकालते हैं तो वो हाइड्रोजन साइनाइड बन जाते हैं। रिपेलेंट्स इंक्रीज द likelihood that the millipede will be dropped unharmed and decrease the chances that the same predator will try to feed on another millipede। तो कह रहे हैं इस केमिकल से जो उनको खाने आता है जानदार उनको छोड़ देते हैं और वो फिर दोबारा किसी दूसरे मिलीपीड पर भी अटैक नहीं करता। मेल मिलीपीड्स ट्रांसफर स्पर्म टू फीमेल मिलीपीड्स विद मॉडिफाइड ट्रंक अपेंडेजेस। जो मेल मिलीपीड है वो फीमेल मिलीपीड में जो है वो स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं और किसके जरिए? मॉडिफाइड जो उनकी लेग्स हैं, अपेंडेजेस हैं, कॉल्ड गोनोपोड्स आर इन स्पर्मेटोफोर्स। Eggs are fertilized as they are laid and hatch in several weeks. Immatures acquire more legs and segments with each molt until they reach adulthood। क्या जो इमेच्योर हैं उनमें ज़्यादा लेग्स होती हैं और सेगमेंट भी ज़्यादा होते हैं, फिर हर मोल्टिंग के दौरान सेगमेंट आपस में फ्यूज हो जाती हैं और नंबर ऑफ सेगमेंट कम हो जाते हैं अडल्ट में। इनकी क्लास है दूसरी क्लास है क्लास काइलोपोडा। इनके अंदर सेंटीपीड आते हैं। मोस्ट सेंटीपीड्स आर नॉकटर्नल एंड स्करी अबाउट द सर्फेस ऑफ लॉग्स, रॉक्स एंड अदर फॉरेस्ट फ्लोर डेब्रिस। कह रहा है कि ये जो है नॉकटर्नल है, रात के टाइम ये मतलब फीडिंग के लिए निकलते हैं और रहते कहाँ पे हैं? दलदलों, लॉग्स बोलते हैं, दलदलों की सरफेस पे, चट्टानों पे, ठीक है, जो जंगल के जो फ्लोर हैं वहाँ पे जो पत्ते वगैरह गिरे होते हैं उसके अंदर। लाइक मिलीपीड्स मोस्ट सेंटीपीड्स लैक ए वैक्सी एपिक्यूटिकल एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड मॉइस्ट हैबिटेट्स। इनमें भी वैक्सी एपिक्यूटिकल नहीं होती, इसीलिए ये नमी वाली जगह पे रहते हैं। देयर बॉडीज आर फ्लैटेंड इन क्रॉस सेक्शन एंड दे हैव ए सिंगल पेयर ऑफ लॉन्ग लेग्स ऑन ईच ऑफ देयर 15 और मोर ट्रंक सेगमेंट्स। तो कह रहा है कि ये फ्लैट इनकी बॉडी होती है और इनमें एक ही पेयर ऑफ लेग होता है जो कि लंबा होता है मिलीपीड की निस्बत, और इनके बॉडी के सेगमेंट 15 या 15 से ज़्यादा हो सकते हैं। द लास्ट पेयर ऑफ लेग्स इज यूजली मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग सेंसरी अपेंडेजेस। जो लास्ट पेयर ऑफ लेग्स हैं वो सेंसरी अपेंडेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो डिटेक्ट करते हैं केमिकल्स को, सेंसेस को। सेंटीपीड्स आर फास्ट मूविंग प्रीडेटर्स। ये प्रीडेटर हैं।
फूड यूजली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल आर्थ्रोपोड, अर्थवर्म्स एंड स्नेल, इन पर ये फीड करते हैं। हाउएवर सम सेंटीपीड फीड ऑन फ्रॉग्स एंड रोडेंट्स, कुछ जो हैं वो फ्रॉग्स पर भी फीड कर लेते हैं। पॉइजन क्लास मॉडिफाइड फर्स्ट ट्रंक अपेंडेजेस कॉल्ड मैक्सिलिपीड, कह रहे कि इनके जो क्लास हैं, ठीक है, नाखून समझ लें, वो उनको मैक्सिलिपीड कहते हैं। और वो क्या करते हैं, किल कर देते हैं या इमोबिलाइज प्रे, कि अपने शिकार को या तो किल कर देंगे उन क्लास की मदद से, उनमें पॉइजन है, या उसको थोड़ी देर के लिए इमोबिलाइज बेहोश कर देंगे। मैक्सिलिपीड्स along with mouth appendages hold the prey as mandible chew and ingest the food। तो कह रहे हैं कि मैक्सिलिपीड के जरिए और माउथ के जरिए अपने प्रे को जो पकड़ के रखते हैं, और उस दौरान जो माउथ में मैंडिबल हैं वो उस प्रे को चबाते हैं, च्यू करना और खा जाते हैं। मोस्ट सेंटीपीड वेनम इज एसेंशियली हार्मलेस टू ह्यूमंस, ज़्यादातर सेंटीपीड का जो जहर है वो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। Although many centipedes have bites that are comparable to vast stings, क्या, लेकिन कुछ जब काटते हैं तो वो बिल्कुल जैसे भेड़ काटती है, उसका जो डंग लगता है वैस्ट का, उस तरह की जब वो पेन होती है। A few human deaths have been reported from large tropical species, कुछ जंगल में रहने वाली स्पीशीज बहुत इनकी बड़ी साइज की होती हैं, उनके काटने से ह्यूमंस में डेथ हो सकती है। सेंटीपीड की जो रिप्रोडक्शन है मे इन्वॉल्व कोर्टशिप डिस्प्ले इन विच द मेल लेज डाउन ए सिल्क वेब यूजिंग ग्लैंड्स एट द पोस्टीरियर टिप ऑफ द बॉडी। तो कह रहे हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन में कोर्टशिप बिहेवियर है, मतलब मेल जो है वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है, मेल जो है वो एक सिल्क का वेब बनाता है, जाल बनाता है अपने ग्लैंड्स की मदद से। ही प्लेसेस ए स्पर्मेटोफोर इन द वेब, वो स्पर्मेटोफोर क्या है कि स्पर्म का पैकेट, ठीक है, वो उस वेब के ऊपर रख देते हैं। विच द फीमेल पिक्स अप एंड इंट्रोड्यूसेस इनटू हर जेनिटल ओपनिंग्स, फीमेल उस स्पर्मेटोफोर को उठा लेती है और अपनी बॉडी में दाखिल कर लेती है। एग्स आर फर्टिलाइज्ड एज दे आर लेड, एग की फर्टिलाइजेशन होती है। A female may brood and guard eggs by wrapping her body around the eggs। क्या जो फीमेल है वो एग्स को ब्रूड का मतलब पालना और गार्ड हिफाजत करना, इस तरह के अपनी बॉडी को उनके इर्द गिर्द लपेट लेती है, रैपिंग में लपेट लेना। और दे मे बी डिपॉजिटेड इन द सॉइल, या फिर उनको एग्स को सॉइल मट्टी के अंदर डिपॉजिट करती है, मतलब उनको मट्टी के नीचे दबा देती है। Young are similar to adults except that they have fewer legs and segments। जो यंग हैं वो अडल्ट की तरह ही होते हैं, सिर्फ उनमें लेग्स और सेगमेंट की तादाद कम होती है। लेग्स एंड सेगमेंट्स आर एडेड विद ईच मोल्ट, जब उनमें मोल्टिंग होती है तो हर मोल्टिंग के दौरान उनमें मजीद सेगमेंट और लेग्स का इजाफा हो जाता है। इनकी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, क्लासेस Pauropodia and Symphyla। Members of the class Pauropodia are soft-bodied animals with 11 segments। These animals live in forest floor litter, ये पत्तों में रहते हैं, where they feed on fungi, humus and other decaying organic matter। Their very small size and thin moist exoskeleton allow gas exchange across the body surface and diffusion of nutrient and waste into the body cavity। तो इनकी जो एक्सोस्केलेटन और जो बॉडी है वो मॉइस्ट होती है, और इस वजह से इनकी बॉडी के स्किन के जरिए ही गैसेस और न्यूट्रिएंट और वेस्ट जो है वो उनका तबादला हो जाता है। मेंबर्स ऑफ द क्लास Symphyla are small arthropods that occupy soil and leaf mold, superficially resemble centipede and are often called garden centipede। तो क्या ये मट्टी में और पत्तों वगैरह के अंदर रहते हैं और सेंटीपीड से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इनको गार्डन सेंटीपीड भी कहा जाता है। दे लैक आईज एंड हैव 12 लेग बेरिंग ट्रंक सेगमेंट्स, क्या इनमें आईज नहीं होती और उनमें 12 के करीब जो हैं ट्रंक सेगमेंट होते हैं, इनमें लेग्स मौजूद होती हैं। द पोस्टीरियर सेगमेंट मे हैव
वन पेयर ऑफ स्पिनरेट्स और लॉन्ग सेंसरी ब्रिसल्स। तो कह रहे हैं कि इनमें क्या होता है कि एक जो खास तौर पे जो आखिरी सेगमेंट है, पोस्टीरियर सेगमेंट है, उसमें वन पेयर ऑफ स्पिनरेट्स या सेंसरी ब्रिसल, कांटों की तरह के स्ट्रक्चर हैं जिनका काम सेंसरी है। सिम्फाइलेंस नॉर्मली फीड ऑन डिकेइंग वेजिटेशन, मतलब गले सड़े पत्तों वगैरह पे जो फीड करते हैं। However, some species are pests of vegetable and flowers. कुछ जो हैं वो फसलों को, मतलब सब्जियां और फूलों को भी खाते हैं।